हेलो एवरीवन, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 और ये रिलेटेड है अफवाह से, अपवाह यानी कि ड्रेनेज से। तो इसमें भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं और अपवाह तंत्र में मतलब कैसे कैसा ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि जो प्रायद्वीप का पठार है वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ पर जाकर के वो गिरती है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो मुख्य रूप से इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अपवाह शब्द का अर्थ जो है वो क्या होता है। तो अपवाह या प्रवाह शब्द की अगर हम बात करें तो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी कि जो एक क्षेत्र है, एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ एक साथ बह रही हैं। कुछ मुख्य नदी है, कोई मुख्य नदी है और कई उसकी सहायक नदियां हैं। इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं आपका अपवाह। भारत के भौतिक मानचित्र को ध्यान से देखने पर हमें ये दिखाई देता है कि विभिन्न विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे समुद्र, महासागर या झील में होता है। पहले सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती हैं, एक बड़ी रिवर बनती है, बड़ी नदी बनती है और ये बड़ी नदी अंततः किसी सागर में या महासागर में गिर जाती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अपवाह द्रोणी कहते हैं, यानी कि ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी ऊंचाई वाला क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर बीच में ये बड़ा सा माउंटेन आ जाता है, यहाँ पर एक रिवर बह रही होगी, उसका क्षेत्र ये हो जाएगा, और इस एरिया में कोई दूसरी रिवर बह रही होगी, उसका क्षेत्र ये हो जाएगा, और बीच में ये ऊंचा सा आपका माउंटेन हो जाएगा। इस ऊंचे से माउंटेन को हम क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। तो जल विभाजक जो दो नदियों का जो पानी है, जो वाटर है, उसको अलग अलग कर दे, उसे हम बोलते हैं जल विभाजक। अब वह द्रोणी क्या होता है, ये जैसे एक नदी बह रही है, इसमें आकर के कई छोटी छोटी नदियां मिलेंगी और जहां से भी इनका जल प्रवाहित हो रहा है इस पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे अपवाह द्रोणी। और अपवाह बेसिकली क्या होता है, जो पूरा एक नदी तंत्र है, वो क्षेत्र जो पूरे एक नदी तंत्र के बारे में हमें बता रहा है उसको हम बोलते हैं अपवाह। ठीक, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पे अमेजन नदी की अगर हम बात करें तो जो उसकी अपवाह द्रोणी है, अपवाह द्रोणी मतलब उसमें आकर के मिलने वाली सारी की सारी सहायक नदियां जितने भी जल का प्रवाह करती हैं वो सबसे ज्यादा है। सीधी सी कहने की बात यह है कि जो अमेजन नदी है उसका जो जल है, उसमें जो जल आ रहा है या उसका जो जल है एक बहुत बड़े एरिया को, सबसे बड़े एरिया में प्रवाहित होता है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी इंडिया में है गंगा नदी की, क्योंकि गंगा में बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिल रही हैं और एक बहुत बड़े भूभाग को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां क्या करती हैं, सिंचित करती हैं। यहाँ पर हमें आराम से जल विभाजक जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसे ये पर्वत, ये जल विभाजक, यहाँ पर एक नदी बह रही है और इस जगह पर एक नदी बह रही है, तो ये क्या हो गया, जल विभाजक। सेम ये भी एक जल विभाजक है, यहाँ एक नदी बह रही है, एक नदी यहाँ पर बह करके आ रही है, तो ये दोनों नदियों के पानी को जो अलग करता है। ठीक, चलिए अब आते हैं और बात करते हैं कि भारत में अपवाह तंत्र यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कैसा है। तो भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण किससे होगा, भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। सही बात है, अपवाह तंत्र का नियंत्रण किससे होगा, भौगोलिक आकृति से। कहीं पर पर्वत है, कहीं पे पठार है, तो दो जो नदियां हैं उनका जो बहने का इलाका है उसका नियंत्रण होगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा एक नदी का पानी, ये निर्धारित होता है कि कैसी भौगोलिक आकृति उस क्षेत्र में मिल रही है। इसी आधार पर भारतीय नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय की नदियां जो हिमालय के क्षेत्र में बहेंगी और प्रायद्वीपीय नदियां जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहेंगी। देश के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से अलग हैं। तो हिमालय की नदियां हिमालय से निकलती हैं, वहीं पर बहती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीप से निकलती हैं और उसी इलाके में बहती हैं। हिमालय की अधिकांश नदियां बारहमासी नदियां हैं। बारहमासी नदियां का मतलब है वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं।
कारण क्या है, हिमालय से जो नदी निकल रही है उसके लिए पानी का स्रोत क्या है, हिमनद। हिमनद क्या है, गर्मी आती है तो पिघलते हैं और पानी हमें देते हैं, नदियों को पानी देते हैं। साथ ही साथ वर्षा का जल आता है तो भी पानी उनमें रहता है, तो वो पूरे वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां बारहमासी नदियां नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हिमनद से नहीं निकल रही हैं। जब गर्मी आती है तो उनमें पानी कम हो जाता है, मॉनसून आने पर उनमें पानी दोबारा बढ़ जाता है। इन्हें वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है और इसीलिए ये वर्ष भर पानी से भरी रहती है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां, पहली ब्रह्मपुत्र, दूसरी सिंधु, इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों द्वारा ही पर्वतों को काटकर, ये देखो ये है एक गॉर्ज, नदियों द्वारा ही पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण किया जाता है। नदी क्या कर रही है, पर्वत को काट रही है, तो धीरे धीरे करके नदी बहती रही होगी और पहले ये पर्वत एक रहा होगा, अब उसने क्या करा है, इसको विभाजित कर दिया है, क्या बना दिया है, गॉर्ज बना दिया है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर लंबे मार्ग को तय करती हुई समुद्र में पहुंचती हैं। तो बहुत लंबा मार्ग तय करती हैं, उत्पत्ति हो रही है पहाड़ों से, वहां से निकल करके आती हैं, बहती जाती हैं, बहती जाती हैं, बहती जाती हैं और बाद में जाकर के समुद्र में मिलती हैं। बहुत लंबा मार्ग तय करती हैं। ये नदियां अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अप्रदन क्रिया करती हैं, यानी ऊपरी भाग में ढलान कैसी है, बहुत तेज है, तो तेजी से क्या करती हैं, अप्रदन करती हैं और अपने साथ बड़ी मात्रा में बालू सिल्ट लेकर के आती हैं। ये नदियां निचले और मध्य भागों में क्या बनाती हैं, गोखुर झील बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं, बाढ़ वाले मैदानों में अनेक तरह की अन्य निक्षेपण आकृतियां बनाती हैं। देखो नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है, पर्वत से आई कहाँ पर, मैदानी भाग में, धीमी हो गई, धीमी होते होते और धीमी हो गई, बहुत धीमी हो गई तो क्या हुआ, देखो ऐसे रिवर धीरे होती चली जाती है, धीमी होती चली जाती है, थोड़े समय के बाद क्या होता है, यहाँ पे सिल्ट जमती जाती है, सिल्ट जमती जाती है, ये हिस्सा अलग होकर के झील का निर्माण करता है, इसे हम बोलते हैं गोखुर झील। अंत में नदी यहाँ पर आ गई और किसका निर्माण करेगी, डेल्टा का। ये नदी का ऊपरी भाग, ये मध्य भाग और ये निचला भाग, ठीक है। और यह है नदी की विभिन्न अवस्थाएं और इनके द्वारा पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण किया जाता है। यानी कि हिमालय की नदियां अगर हम देखें तो बारहमासी नदियां हैं। दूसरा, अपने उद्गम से सागर में गिरने तक एक बहुत लंबा मार्ग तय करती हैं। तीसरी बात, ये नदियां ऊपरी भाग में, जब ऊपरी भाग में होती हैं अपने, तो बहुत ज्यादा कटाव करती हैं और बहुत ज्यादा अपक्षेप लेकर के निचले भाग में आती हैं। निचले भाग में ये गोखुर झील का निर्माण करती हैं और डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। ये है हिमालयी नदियों की कुछ विशेषताएं। इसके अलावा और भी हम देखते हैं। अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदियों पर। ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, उसके बाद आते हैं ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां कैसी हैं, मौसमी। मौसमी है मतलब वर्षा में पानी ज्यादा। इन नदियों का प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। बड़ी नदियों का जल शुष्क मौसम के दौरान घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई हिमालय की नदियों की लंबाई की अपेक्षा कम है और कैसी हैं, छिछली, बहुत गहरी नहीं है। फिर भी इनमें से कुछ नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। केंद्रीय उच्च भूमि से निकलेंगी, पश्चिम की ओर प्रवाहित होंगी। क्या आप इस तरीके की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? तो हाँ, ऐसी दो बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और तापी या ताप्ती। ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये जो बीच का मध्य भाग है यहाँ से निकलती हैं और गिरती हैं यहाँ पर, पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी सारी की सारी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व की तरफ बहती हैं, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो कावेरी हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं हिमालय की नदियां। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। अपने एटलस में देखेंगे, पहली है सिंधु, दूसरी है गंगा, तीसरी है ब्रह्मपुत्र।
ये रही, ये हिमालय से निकल रही है। इस तरफ क्या है, हिमालय है। इन नदियों की लंबाई अधिक है। बहुत सी महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां इनमें आकर मिलती हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। तो नदी और उसकी सहायक नदियों का जो तंत्र बनता है उसे कहते हैं नदी तंत्र। पहला नदी तंत्र हमारे पास है गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी। मुख्य धारा क्या है, भागीरथी। कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री से। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। और अलकनंदा, अलकनंदा कहाँ पे है, उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी तंत्र की बात करें तो पहली नदी गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कहाँ से निकली, गंगोत्री से। और अलकनंदा से जब मिली, कहाँ पर मिली, देवप्रयाग पर मिली। उसके बाद हरिद्वार के पास से गंगा पर्वतों को छोड़कर कहाँ प्रवेश करती है, मैदानी भाग में। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिल जाती हैं। अब हिमालय से बहुत सारी और नदियां निकलेंगी और किससे मिलेंगी, गंगा से। जैसे कोसी, जैसे गंडक, जैसे घाघरा, जैसे यमुना। ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं, क्योंकि किसमें मिल रही है, गंगा में। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, यमुनोत्री से। यमुनोत्री से निकली यमुना नदी। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर प्रवाहित होती है और गंगा से कहाँ मिलती है, इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा कोसी, गंडक, घाघरा कहाँ से निकल रही है, नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय हमने देखा था कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र नेपाल हिमालय है। इनके कारण प्रतिवर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। परंतु ये नदियां मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती हैं, जिससे भूमि कृषि योग्य हो जाती है। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर है आपकी अलकनंदा रिवर, ठीक है। इस अलकनंदा रिवर में यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आकर के मिलती है भागीरथी। ये है भागीरथी। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग पर। अब इस संयुक्त धारा का नाम पड़ जाता है गंगा। भागीरथी कहाँ से निकल रही है, तो भागीरथी निकल रही है गंगोत्री से, ठीक है। ये कौन सी नदी है, अलकनंदा। अलकनंदा मिलती है भागीरथी से कहाँ पर, देवप्रयाग पर। और इसकी कंबाइंड जलधारा, इसकी संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है, गंगा। अब ये गंगा यहाँ से नीचे की तरफ पर्वतों से उतरकर काहे में जाती है, मैदान में, आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। अब इसमें कई सारी नदियां आकर के मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं, ऊपर से, जैसे कोसी, जैसे गंडक, जैसे घाघरा, जैसे कोसी, और ये तीनों इसमें मिलती हैं। और इसमें आकर के मिलती है, यहाँ से निकलती है यमुनोत्री से यमुना नदी। ये आ रही है यमुना नदी और नीचे की तरफ आके ये मिलती है गंगा से। और कहाँ पर मिलती है, इलाहाबाद के प्रयागराज पर, ठीक है। तो ये है प्रयागराज, ये है यमुनोत्री हिमनद, ये गंगोत्री हिमनद, ये भागीरथी नदी किससे मिली, अलकनंदा से। कहाँ पर, देवप्रयाग पर, नाम पड़ा गंगा। ये क्या है, यमुना नदी। कहाँ से निकल रही है, यमुनोत्री से। कहाँ से मिल रही है, गंगा से, सीधे हाथ से, दाहिने हाथ से मिलेगी, क्योंकि गंगा कैसे बह रही है, ऐसे, गंगा ऐसे बह रही है। तो जो नदी इसमें नीचे से आकर के मिलेगी वो कैसी हुई, दाहिने हाथ की नदी। कहाँ पर मिली, इलाहाबाद प्रयागराज में, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। नाउ नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। गंगा बहुत पोल्यूट हो गई, प्रदूषित हो गई, तो सरकार हमारी लेकर के आई नमामि गंगे परियोजना। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा और गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी बनी गंगा। दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं इस परियोजना के अंतर्गत, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, गंगा में जो प्रदूषण है उसको कम करना, और उसका संरक्षण, उसका बचाव करना, और उसका कायाकल्प करना। कायाकल्प करना मतलब उसको बदलना, वो अभी जो प्रदूषित है उसका कायाकल्प कर देना, ठीक है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों में, अब गंगा में ऊपर हिमालय से आकर के नदियां मिल रही थी
तो हमने उन्हें नाम दिया कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, और भी होती हैं, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तब उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी गंगा में प्रायद्वीप से भी यानी पठारी इलाके से भी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, जैसे बेतवा, चंबल, सोन। ठीक, तो गंगा में अगर हम पीछे वाले अपने उसी चित्र पर चले तो यहाँ पर आपकी मिली हैं गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी। अब नीचे की तरफ से, नीचे क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से आकर के जो नदियां मिल रही हैं उनका नाम है बेतवा, केन और सोन। ठीक है, ये तीनों आकर के मिलती हैं जो प्रायद्वीपीय भाग से उद्गमित होती हैं गंगा की वो सहायक नदियां। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, कौन, सोन, बेतवा, चंबल, अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इसके लिए इनमें मात्रा होती है पानी की कम, लंबाई होती है कम। ये नदियां कैसे और कहाँ गंगा में मिलती हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो गंगा से मिलती हैं आपकी यमुना, सोन, बेतवा, ठीक है, और बाएं एवं दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पर नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब देखिए गंगा नदी बह रही है आगे की तरफ, पीछे ही चलते हैं डायग्राम में, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ तक गई गंगा और ये है आपका फरक्का, ये पॉइंट हो गया आपका फरक्का, कहाँ पे पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में। यहाँ से गंगा क्या होगी, दो भागों में बटेगी, यहाँ से गंगा दो भागों में बट जाएगी। बांट लेते हैं, गंगा यहाँ से बट गई दो भाग में, एक भाग ये नीचे की तरफ, दूसरा भाग यहाँ, ये चला जाएगा बांग्लादेश की साइड। ये जो दूसरा भाग है इसे हम कहते हैं हुगली, दो भागों में बटी डिस्ट्रीब्यूटरी जिसे हम बोलते हैं वितरिका, दो भागों में बटी, एक हुआ आपका हुगली और दूसरा चला गया आपका इसका भाग बांग्लादेश में। अब ये जो हुगली है इसमें आकर के एक दूसरी नदी मिलती है जो हुगली की सहायक नदी कहलाती है, उसका नाम है दामोदर। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी है। हाँ, फरक्का पर बहती है और डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु है, यहाँ पर नदी दो भागों में विभाजित होती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की ओर बहती है और डेल्टा के मैदान से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की तरफ बहती है, दो बनी है, एक है भागीरथी धारा, दूसरी हुगली की धारा। हुगली भारत में ही रह जाती है और इसमें आकर के मिलेगी आपकी आगे की तरफ दामोदर, इसमें आकर के मिलती है। जो भागीरथी आगे की तरफ गई है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी उसमें आकर मिल जाती है और अंतिम रूप में गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में विलीन हो जाते हैं। किस नाम से, मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली वह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों द्वारा डेल्टा बनता है और इसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। इस डेल्टा पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, और इसीलिए वो हमारे यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप के नाम पर रखा गया है। तो डेल्टा बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर नदी आकर के जो गिर रही है अपना सारा का सारा जो सेडिमेंट होता है वो डिपॉजिट करती है, उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर एक प्लांट मिलता है जिसका नाम है सुंदरी पादप। इसी डेल्टा में हमें मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर जो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहीं पर मिलता है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर से भी अधिक है। अगर हम इस चित्र में देखेंगे, अभी देखेंगे, गंगा नदी के अववाह तंत्र की पहचान कर सकते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे। सिंधु एवं गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक, अब जल विभाजक कौन है सिंधु और गंगा नदी के तंत्र के बीच में, अंबाला नगर स्थित है। तो अंबाला जो नगर है वो सिंधु और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। अंबाला के ठीक इस तरफ सिंधु नदी तंत्र है और अंबाला के ठीक इस तरफ यानी वेस्ट में है सिंधु नदी तंत्र और ईस्ट में है गंगा नदी तंत्र। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, लेकिन
इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। अन्य शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है और इसी वजह से इन नदियों में काफी अधिक संख्या में बड़े बड़े विसर्पों का निर्माण हुआ है। तो स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, ढाल बहुत तेज नहीं है। ढाल जब तेज नहीं होती है, तीव्र नहीं होती है, तो जो नदी अपने साथ पानी लेकर के आ रही है वो एकदम से बहुत तेजी से नहीं बहता। कैसे बहता है? जिगजैग फॉर्म में, इस तरीके से। और ऐसी आकृति जब बनती है नदी के क्षेत्र में तो इसे हम कहते हैं विसर्प। यही बात कही गई है कि अंबाला से जब हम आगे की तरफ चलते हैं गंगा नदी को देखते हुए तो वहां पर ढाल बहुत ज्यादा तीव्र नहीं है, हल्की ढाल है, कम ढाल है, जिसकी वजह से नदी क्या बना रही है? विसर्प का निर्माण कर रही है। अगर तीव्र होती तो एकदम से समुद्र की तरफ आगे बढ़ जाती। दूसरा आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र देखें उससे पहले हम डायग्राम में एक बार गंगा नदी तंत्र जो है उसको पहचान कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से वहां पर हमें दिखाई दे रही है गंगा नदी पूरी। अब देखिए ये है गंगा नदी, हमने बताया यमुना आकर के इसमें मिल रही है। ये वाला पॉइंट होगा आपका कौन सा? प्रयागराज। इसके अलावा सोन नदी यहाँ पर आकर के मिल रही है। देन उसके बाद घाघरा यहाँ पे आके मिल रही है, गंडक आके मिल रही है, कोसी आकर के मिल रही है। आगे की तरफ गंगा नदी बह रही है, दो में डिवाइड हो गई, एक चला गया बांग्लादेश, दूसरी ये है हुगली। हुगली में आकर के आपकी बाद में मिल रही है दामोदर। हालांकि बाद में ये भी बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिर जाती है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये काये का क्षेत्र है, तो सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष मिलता है। इस इलाके में अगर हम देखें तो यहाँ पर होगा आपका अंबाला। इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा अंबाला, और ये सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नदी तंत्र जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी का अगर हम कहें तो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तो कहाँ से निकली है? तिब्बत से निकल रही है। कौन सी झील के पास से? मानसरोवर झील के पास से। पश्चिम की तरफ बहती हुई सिंधु भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। कहाँ से एंटर करती है? लद्दाख के इलाके से। इस क्षेत्र में यह काफी सुंदर दर्शनीय गॉर्ज बनाती है। तो अभी पिछले समय हमने देखा था गॉर्ज क्या होता है, नदी जब पर्वत को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है तो उस स्थान को हम बोलते हैं गॉर्ज। इस क्षेत्र की अनेक नदियां जैसे हुंजा, श्योक, जास्कर, नुब्रा इस नदी में मिलती हैं। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन हुई? हुंजा, श्योक, जास्कर, नुब्रा। सिंधु नदी बलूचिस्तान एवं गिलगित से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, यानी पहले पहाड़ों में बह रही है, उसके बाद अटक से बाहर मैदानों में आ जाती है। गंगा नदी पहाड़ों से बाहर कब आती है? हरिद्वार से नीचे की तरफ वो मैदानी इलाके में आती है। इसकी और सहायक नदियां जैसे रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं और ये सब एक साथ मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट एक जगह है उसके पास सिंधु नदी में मिल जाती है। तो अगर कुल मिलाकर के इसका डायग्राम देखें तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर अलग से आप इसको अपने एटलस में देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये है सिंधु नदी ऊपर की तरफ यहाँ से निकली, ये है आपका तिब्बत का इलाका और मानसरोवर झील पड़ेगी यहीं पे कहीं। ये है चीन का तिब्बत का इलाका, यहाँ से निकली और इसके बाद इसमें मिल रही है आपकी झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये सब एक साथ मिलती हैं इस इलाके में। तो इस रेंज को, इस पॉइंट को हम बोलेंगे मिठनकोट। कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद सिंधु नदी यहाँ पे है पर्वतों में और पर्वतों से नीचे मैदानों में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो जगह कहलाएगी आपकी अटक। अटक के पास से ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद इसके पश्चात ये नदी दक्षिण की ओर बहती है और अंत में कराची से पूर्व की तरफ, कराची पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, एक पत्तन पड़ेगा कराची, उससे पूर्व में, यानी अगर ये कराची है तो सिंधु नदी गिरेगी इस जगह पर, कराची से पूर्व में अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी गिरती है अरब सागर में और गंगा नदी जाकर के गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी के मैदान का ढाल काफी धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ ज्यादा भाग भारत के पंजाब,
हिमाचल, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। तो सिंधु नदी का द्रोणी भाग दोनों में पड़ेगा, क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदियां पंजाब, हिमाचल और आपका जो भारत का लद्दाख क्षेत्र है वहां पे भी बह रही हैं और पाकिस्तान में भी बह रही हैं, इसलिए द्रोणी दोनों में पड़ेगी। सिंधु नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। यह संसार की लंबी नदियों में से एक है, लेकिन पूरा भाग भारत के अंदर 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई नहीं है। भारत के अंदर इसकी लंबाई कम है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान दोनों में बह रही है। सिंधु नदी के जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई हेतु करते हैं, क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज उस पर बना है जो भाखड़ा नागल बांध, वहीं से निकाली गई है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान को पानी देती है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी का संपूर्ण जल का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत मसला ये रहता था कि जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं उसका जल कौन कितना प्रयोग करेगा। तो 1960 में ये मसला सुलझा और एक दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसके हिसाब से सिंधु, झेलम और चिनाब इनका पूरा जल इस्तेमाल करेगा। पूरे जल से यहाँ पे मतलब है 80% जल इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, और भारत इसका सिर्फ 20% जल इस्तेमाल करेगा। रेस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज जो आपकी रह गई, राबी, सतलज और बियास, इनका 80% जल भारत इस्तेमाल करेगा और 20% जल इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। ये है दोनों के बीच में समझौता, और इसी से सुलझ जाता है भारत का सिंधु नदी को लेकर के जो विवाद था भारत और पाकिस्तान का। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पर, दैट इज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से ही हुआ है, और ये दोनों आसपास ही है, इनका उद्गम सिंधु का और ब्रह्मपुत्र का। इसकी लंबाई सिंधु से ज्यादा है, लेकिन इसका ज्यादातर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ज्यादातर मार्ग जो पड़ता है वो तिब्बत में पड़ता है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। नमचा वरवा शिखर पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का मोड़ निर्मित कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ लोहित, दिबांग, केनुला इसकी सहायक नदियां इससे आकर के मिलती हैं असम राज्य में, और जब मिल जाती हैं तब हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इसे भी एक बार देख लेते हैं मैप में। ये है, देखिए यहाँ से निकल रही है आपकी, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी कहाँ पर है? तिब्बत में। तो हम इसे कह रहे हैं, यहाँ से देखेंगे तो हम इसे कह रहे हैं सांगपो। तिब्बत में कहते हैं इसे सांगपो। यहाँ पर आ रही है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, और यू आकार में टर्न लेती है। यू आकार में टर्न लेते हुए एंटर करती है असम के अंदर। यहीं पर आकर के इससे मिलेंगी लोहित, दिबांग और केनुला। तीनों आकर के जब इससे मिलती हैं तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे हम कह रहे हैं दिहांग। तो इस तरीके से है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक, नाउ ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में मैंने बता दिया क्या कहते हैं, सांगपो, और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। आगे ये जाएगी बांग्लादेश में, तब इसे कहेंगे जमुना। भागीरथी यानी कि गंगा, भागीरथी जब इससे मिल जाएगी तब इनको कहेंगे पद्मा, और पद्मा में आगे मिलेगी मेघना, और मेघना नाम से वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, इसलिए यहाँ नदी में जल और सिल्क की मात्रा काफी कम होती है। भारत के अंदर यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसमें जल एवं सिल्क की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है एवं अनेक नदी द्वीप बनाती है। मांजुली एक हमने देखा ही है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित संसार के सबसे बड़े नदी द्वीपीय नाम की याद है? तो हमने देखा था मांजुली, इसका नाम है मांजुली द्वीप। यहाँ पर लोग भी रहते हैं। वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। बाढ़ से इसकी वजह से बहुत बाढ़ आती है वहां के इलाके में, और अभी भी देख सकते हैं आप असम में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है। तीसरा आ जाता है प्रायद्वीपीय नदियां। अब जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वे नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ चलती हैं। इसमें पहली नदी जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी पूर्व की तरफ बहती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहने वाली हैं तापी
और नर्मदा। ये दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। पहली देखते हैं हम तापी। तापी कहाँ से उद्गमित हो रही है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला से, यानी सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में। कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो बहुत सारे राज्यों से होकर के निकलेगी, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद और भी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं, जैसे पेरियार कहाँ बहेगी? केरल में। साबरमती कहाँ बहेगी? गुजरात में। माही कहाँ बहेगी? गुजरात में। भारत पूजा ये भी कहाँ बहेगी? केरल के अंदर। तो ये सारी की सारी पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरने वाली है। पूर्व की तरफ गिरने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। यही सवाल अक्सर पूछा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक पहाड़ी से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। इस पर बना धुआंधार प्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर है। किन किन राज्यों में बहेगी? मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे एक योजना चलाई हुई है, उसके संरक्षण के लिए। तीसरी नदी आती है कावेरी। कहाँ से निकलेगी? पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत से। ठीक है। किन किन राज्यों में बहेगी? तो बहेगी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। सहायक नदियां अमरावती, हेमावती, भवानी, काबिनी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की। नेक्स्ट उसके बाद भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल है, परंतु इसका 97% समुद्रों में है। स्वच्छ जल के रूप में 3% ही हमें प्राप्त है, और इसका 3/4 भाग भी हिमनदों में ग्लेशियर के रूप में स्टोर है। फिर आती है कृष्णा नदी। कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन से राष्ट्र हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सहायक नदियां कोयना, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी। मूसी के किनारे बसा शहर हैदराबाद। महानदी कहाँ से निकली? छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ बहेगी? उड़ीसा। कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी। ठीक। कहाँ कहाँ पे बहेगी? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इसकी सहायक नदियां, अगर हम महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो मुख्य सहायक नदियां हैं महानदी की इब, हस्तो, ये सब हैं आपकी सहायक नदियां महानदी की। ठीक है। तो इसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं जल्दी से इन सारी नदियों को, उसके बाद फिर इसको बस खत्म करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगी नर्मदा, तापी मैंने दिखा दी, ये है गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी। ठीक, तीनों आपकी हो गई, कृष्णा, कावेरी, ये है महानदी। इसके पास में है चिल्का लेक। ठीक, चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स आपके लिए। ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहायक नदियां, इनको आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।